नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मथुरा से बड़ी जानकारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईद का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता दें। महेंद्र प्रताप की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी तय की गई है। ईदगाह अमीन सर्वे पर कोर्ट सुनाएगा आदेश। सीपीसी 7/11 के प्रार्थना पत्र पर भी सुनाया जाएगा आदेश। दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुका है कोर्ट। तो एडीजे 6 कोर्ट में सुनवाई के लिए रिविजनल याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने से नहीं हो सकी सुनवाई। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रिवीजन याचिका दायर की गई थी, न्यायाधीश के अवकाश के कारण सुनवाई नहीं हो पाई है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला, महेंद्र प्रताप की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुन चुका है कोर्ट और अब एडीजे 6 कोर्ट में सुनवाई के लिए रिविजनल याचिका दायर की गई थी। तो महेंद्र प्रताप की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट सुन चुका है, लेकिन एडीजे 6 कोर्ट में सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है। एडीजे 6 महोदय के यहाँ हमने रिवीजन दाखिल किया था और हमारा ये कहना है कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन का जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसकी जो दीवार हैं, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं, वो भगवान का गर्भगृह मानते हैं और उस पर हिंदू प्रतीक बने हैं और उन प्रतीकों को मिटा दिया जाएगा तो इसका केस का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर के हम चाहते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और उसका मेजरमेंट हो। इसी को लेकर के हमने कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें आज की तारीख निर्धारित की गई थी ऑर्डर के लिए। पिछली डेटों पर हमारा और शाही ईदगाह पक्ष का दोनों की बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन न्यायालय आज अवकाश पर है, इस कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है, ना ही कोई आदेश आया है। तो अग्रिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई है और 28 फरवरी पर इसमें कोई आदेश आएगा। देखिए, एडीजे 6 महोदय के यहाँ तो बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की रात एक घर के लोग बेटी की शादी करने तिंदवारी रोड स्थित एक मैरिज हॉल गए हुए थे। इसी दौरान 3 बदमाश घर में घुसकर लगभग 10 लाख के जेवर और 70,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। इसी बीच घर के लोग वहां पहुंच गए थे। बदमाशों ने फायरिंग शुरू करके डराया, धमकाया और मौके से कूद फांद कर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते चोरों के भागते समय उनके हाथ से गिरी एक चांदी की करधनी बरामद की है। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने उक्त चोरी को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए चोरों को पकड़ने का जाल बिछा दिया। ये रात में 3 बदमाश, जैसा बताया जा रहे थे, चोरी कर रहे थे। इनके घर में शादी थी भतीजी की। उसी शादी में लोग गए हुए थे और ये लगभग 1:52 पे आ भी गए। तब तक ये घटना को, वारदात को अंजाम दे रहे थे और जब ये लोग पहुंचे हैं तो ये छत से कूद कर भागे हैं। इन्होंने 3 ताले तोड़े हैं, लाकर तोड़ा है। इससे जो भी जेवरात थे भूले गए हैं। लगभग 70,000 नकद बता रहे हैं, हो गया हुआ है। इसमें हमारी मौके पे फील्ड यूनिट है, हमारी सर्विलांस की टीम है, सभी अधिकारी मौके मौजूद हैं। इसमें काम शुरू हो गया है। मेन गेट का ताला जो है तो बंद था, उसको हम खोलने लगे हैं। खोलने के बाद ताले में पता नहीं कौन सी ऐसी वो फंस गई। खुला नहीं। हाँ, खुला नहीं जल्दी ताला। इसके बाद जो है हमको कुछ अंदर से आवाज आई कि कोई अंदर है। तो हमारे भांजे ने कहा कि अंदर कोई है क्या, करना शुरू कर दिया है। इसके बाद में जब वो और इधर को जो है तो झुके तो दोनों हाथों में कट्टे लिए थे। तो सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला प्रभु दयाल उर्फ पप्पू सोनी के ऊपर होते हुए अपनी जमीन को फर्जी तरीके से बेनाम करने का आरोप लगाया। फिलहाल इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी से की गई। साथ ही इस पूरे मामले में सवाल किया गया है कि इस बेनामे की सच्चाई क्या है। इटवा कस्बे का एक जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो है ये बैनामा हुआ था 21/12/2022 को जी। इसमें दिलीप सोनी ने शुभम सोनी को बैनामा किया था, जिसमें से 8,55,000 रुपया
जरिए चेक संख्या से प्राप्त होती है। इसमें अमित कुमार त्रिपाठी एडवोकेट हैं, उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया इटवा का, जिसमें से गाटा संख्या 657 21.51 वर्ग मीटर जो है जमीन का विक्रय हुआ। के पौरावा बनाई के लिखाई दादा बच्चे में छोट बच्चे कौन लिखाया है? कौन लिखाया? सोनार लिखाई से पप्पू सोनार कहाँ दुकान है? पप्पू हो का हमारे बेटा। किस नाम से दुकान है उसका? हमारे पप्पू हो बाबू बचपन को किसकी जमीन लिखा लिया उसने? हमारी जमीन लिखाए ली, हमारे बेटवा किस्सा लिखाए ली, हमारे बउरा कराए खियाए के, हमारे बेटवा के कराए खियाए के फरम कह के और क्या 5 लाख में घर लिखाए ली। कितने की जमीन थी लगभग? 5 लाख में लिखाए ली। 1 करोड़ 2 करोड़ का जमीन 5 लाख में लिखाए ली। 5 लाख में लिखाए ली। हमारा लड़के में छोट बच्चे में बांटा है। जी, हमें भी आज सूचना सुबह मिली है कि एक महिला ने जो है वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने कथित रूप से कहा कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ और मारपीट कर रहा हूँ, और जो कि ज़मीन बैनामा हुआ है। उसमें उसका सब आरोप निराधार है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। और मैंने गाटा संख्या 857 रकबा 21.51 6/9/2022 को खरीदा था, जो कि मैंने अपने पुत्र शुभम सोनी के नाम से रजिस्टर कराया है, और उसका खारिज दाखिल 21/2/2022 को हो गया है, न्यायालय द्वारा हो गया है। तो गाजियाबाद के मुरादनगर में एक डॉक्टर की ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी गई और इस मामले में पुलिस ने 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। हालांकि हत्या कराने का मास्टरमाइंड डॉक्टर का रिश्तेदार फरार बताया जा रहा है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, ये जो शमशाद पुत्र ताहिर निवासी मुरादनगर की हत्या 11 फरवरी को रात्रि में उसके आवास पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। इसी घटना के संबंध में अनावरण में कई टीमों का गठन किया गया था, खासकर क्राइम ब्रांच और ग्रामीण पश्चिमी की टीम और थाना मुरादनगर की टीमों को का गठन कर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और मुखबिरों के से जानकारी प्राप्त करते हुए इन 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ में जानकारी इकट्ठा हुई है कि मुख्य जो पूरा साजिश का मास्टरमाइंड था वो अदनान था। वो ये थाना लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। वही बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान वर और वधू पक्ष के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसमें बीच बचाव करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले में मृतक के पुत्र की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से आज रात 10-11 बजे करीब सूचना आई थी कि एक शादी के फंक्शन में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचने पे ये पता चला कि मधुबन बैंकेट हॉल, जो कि खालसा तिराहे पर है, वहां पे लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में डीजे को लेकर कुछ विवाद हुआ था। इसी में एक व्यक्ति जो है अजय पुत्र छत्रपाल, उम्र करीब 40 वर्ष, जो लड़की पक्ष से सपरिवार गए थे शामिल होने, वो बीच बचाव करने पहुंचे थे और इसी में उनको चोट लगी। उनकी गुम चोट थी। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। खबर देवरिया से, जहां खुखनुंदू गडेर मार्ग पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। रिपेयरिंग को पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार करवा रहा। रिपेयरिंग साइट पर जहां पर डामर गिट्टी मशीन पर तिरंगा लगा है, जो कि फट चुका है। यदि ठेकेदार राष्ट्रीय ध्वज को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने काम को कैसे संभालेंगे।
फिरोजाबाद की एंटी डकैती कोर्ट और अपर जिला सत्र न्यायालय ने 29 साल पुराने डकैती के मामले में सुनवाई की और मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दें कि इस मामले में 4 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में 6 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 1 आरोपी अभी फरार चल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी फिरोजाबाद और एसएसपी फिरोजाबाद के नेतृत्व में माननीय जिला जज हरवीर सिंह के नेतृत्व में जनपद न्यायालय में जो सजाओं का ग्राफ बढ़ा है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले से एक जनपद न्यायालय से एक संदेश गया है कि अपराधी कोई भी सही वो बचेगा नहीं। इसी क्रम में आज 1994 के एक मामले में घर में घुसकर लूट की थी, डकैती डाली थी, जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी और 5 लोग इंजर्ड हुए थे। 5 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें 6 लोगों के खिलाफ फरारी में चार्जशीट दाखिल हुई। उसके उपरांत सीबीसीआईडी में विवेचना होने के पश्चात अभियुक्तों को 6 को दोषी माना गया और दोषी मानते हुए उसमें विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में आया और न्यायालय के बाद साक्ष्य चले और साक्ष्य के अभाव में 3 लोगों की मृत्यु हुई साक्ष्य के दौरान और 1 व्यक्ति फरार है। इसमें 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। खबर मैनपुरी से, जहां तहसीलदार ने एक हिस्ट्री शीटर के मकान को सील कर दिया। सील किए गए मकान की कुल कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें, कस्बा कुसमरा के रामनगर रोड निवासी रूमी यादव एक शराब माफिया है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं इससे पहले उसका फरार घोषित किया गया और गिरफ्तार न होने के बाद न्यायालय ने कुर्की करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस शराब माफियों के घर को सील किया है। ये रोमी यादव है जो शराब माफिया है। इस पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा था और 14 गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इसकी 53 लाख कुछ हजार की संपत्ति है जो चिन्हित की गई थी। उसको कलकुर किया गया है किसमी पुलिस द्वारा। खबर मिर्जापुर से, जहां कछुआ थाना क्षेत्र के बरैनी घाट पर गंगा में स्नान करते समय 2 युवक में से एक युवक डूब गया। बता दें कि भदोही जिले के आकाशपाल और उमेश मौर्य अपने मित्रों को यूपी बोर्ड की परीक्षा दिलाने आए थे। उनके सेंटर में जाने पर दोनों साथी गंगा स्नान के लिए बरैनी घाट पर आ गए। दोनों गंगा स्नान के लिए पानी में उतरे। इसी बीच पानी में खेलते हुए दोनों गहरे पानी में चले। युवकों को डूबता देख मछुआरे ने उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा। उसने उमेश को तो बचा लिया, लेकिन आकाश पानी में डूब गया। फिलहाल अभी मृतक का शव बरामद नहीं हुआ है। थाना कछवा अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई सुबह 10 बजे करीब कि ज्ञानपुर से जनपद भदोही से 2 लोग आए थे एग्जाम दिलाने कछवा। बच्चों को एग्जाम हॉल में छोड़ के वो लोग बरैनी घाट पे, जो कि भटौली कछवा में आता है, वहाँ पर स्नान करने आए हुए थे। उन 2 व्यक्तियों को डूबने की सूचना मिलती है, जिसमें से आकाश पाल खुद अवधेश पाल, जो कि थाना ज्ञानपुर भदोही का रहने वाला है, वो डूब गया है। और दूसरा व्यक्ति जिसको उमेश पाल सना राजेंद्र पाल ज्ञानपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही, उसको बचा लिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है और लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में एक बुजुर्ग दलित की हत्या कर उसके 7 पैर रस्सी से बांधकर हत्यारों ने नदी में फेंक दिए, जिसके बाद नदी में शव को तैरता देख इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। फिलहाल शव की पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना लालगंज के गांव कैथोला के पास सई नदी में आज एक वृद्ध व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिस पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर गया। शव को निकालकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
इनकी पहचान हो गई और ये ग्राम रायपुर तियाई के रहने वाले हैं और जो पिछले 3-4 दिनों से गायब थे और इनके संबंध में उनके परिजनों ने मिसिंग थाना लालगंज पर दर्ज कराई थी। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ से जुड़ा मामला सामने आया, जहां बीती रात महावीर काटन पसोंटा निवासी मुस्तकीम ने अपनी पत्नी को साथी यूसुफ और पहली पत्नी के साथ मिलकर पहली पत्नी की हत्या कर दी। तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पत्नी को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को उसके पति के द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया है। महिला को उपचार हेतु जीटीबी हॉस्पिटल रेफर किया गया था, जहां पे उसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना टीला मोड़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि पहला अभियुक्त है मुस्तकीम पुत्र इन्ना शाह निवासी टीला मोड़, दूसरा अभियुक्त है यूसुफ पुत्र इन्ना शाह निवासी टीला मोड़ और एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पिछली तारीख को कोर्ट में अधिक कार्य होने के कारण 23 फरवरी तारीख मिली थी, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा। रिवीजन दावे में विवादित स्थल की सर्वे प्राथमिकता से सुनवाई की मांग रखी गई। वहीं वादी प्रतिवादी की बहस पिछली तारीख में पूरी हो चुकी है। आज एडीजे 6 की अदालत सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए यह आदेश करेगी कि पहले विवादित स्थल की सर्वे पर सुनवाई हो और हम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि कोर्ट कमीशन भेजा जाए। तो नाम है महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 युवतियों की हत्या के मामले सामने आए हैं। बता दें, उन्नाव के ओरास थाना में युवती की बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने की बात कही, लेकिन इस घटना के चंद घंटों बाद ही सफीकपुर कोतवाली के परियर इलाके में कक्षा 9 की छात्रा का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती की हत्या की गई। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारह बजे को मिली नहीं, साजिश की इनका है। रात 12 बजे साजिश की इनका है, ड्राइव की इनका है, वरना इवा कबो हुई नहीं ना कबो। पूरा परिवार अगर कह दे कुछ गलत की नजर में नहीं, हमने यहाँ तक गलत की है। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के नकला नधा गांव में है डुप्लीकेट टाटा कंपनी का नमक बन रही फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने फर्जी फैक्ट्री से लाखों रुपए का नमक बरामद किया है। वहीं फैक्ट्री संचालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। साथ ही शहीदाबाद की 2 दुकानों ने भारी मात्रा में टाटा कंपनी के नाम का नमक बरामद हुआ। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। हमीरपुर के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 6 वर्षीय मासूम को रौंदते हैं, जिसके कारण मासूम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही से लगातार अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जहां पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत
हंसखेड़ा चौकी के पास बने तालाब को मौत का कुआं बनाया जा रहा है। रात होते ही मिट्टी की अवैध की जा रही है। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी भरे डंपर को सीज किया। इसके साथ ही खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार अवैध कार्य करने वालों पे शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में जहां लगातार अवैध रूप से खनन चल रहा है और बीते ही कुछ महीने पीछे खनन को लेकर के काकोरी सर्किल में कई ऐसी हत्याएं हुई जो खनन के संबंधित थी, जिस पे मंडलायुक्त रोशन जैकब ने उस मामले को पूरे संज्ञान में लेते हुए कई लोगों पे जो खनन माफिया हैं उन पे कार्रवाई भी कराई और अभी भी जांच जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खनन विभाग की लापरवाही और स्थानीय पुलिस की लापरवाही से आए दिन रोज आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये एक तालाब है जहाँ पे बीते कुछ महीने पहले सरकारी कार्य को लेकर के यहाँ पे खनन हुआ था, लेकिन अब जो खनन हो रहा है वो पूरी तरह से अवैध रूप से हो रहा है और रात होते ही यहाँ लगातार डंपर दौड़ते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है, जिसपे स्थानीय पुलिस कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और खनन माफियाओं के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं कि जब कोई बड़ी घटना होगी तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन इन खनन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की जाती है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इन खनन माफियाओं पे कब और कौन कार्रवाई करेगा। प्रदुम्न चित, RN TV, लखनऊ। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।